हेलो एंड वेलकम टू कहिए जनाब। आज हमारे साथ हैं आईएमवी मिनिस्टर मनीष तिवारी। चलिए पता करते हैं मनीष तिवारी से कि उनका मंत्रालय क्यों है, क्या वो एक डायनासोर है, उसकी भूमिका क्या है, वो क्यों एग्जिस्ट करता है, और क्या मनीष तिवारी को लगता है कि सरकार और कांग्रेस के साथ सब कुछ ठीक है। वेलकम टू द शो। सरकार जो कर रही है, जो सरकार ने अभी तक किया है, लोग सरकार से इतने दुखी हैं। आपके मंत्री सडनली कह देते हैं कि जो स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट कर रहे हैं वो माओइस्ट हैं। अभी एक पाकिस्तान के साथ जो इट्स अ हीनस इंसिडेंट, कोई भी उसकी निंदा करेगा। लोगों को लगता है कि सरकार की रिस्पांस प्रोपोर्शनेट नहीं है। इस पर आप क्या कहते हैं? जहाँ तक इस बहुत ही घिनौने अपराध का सवाल है, अपराध और उसकी तफ्तीश और उसके ऊपर जो मुकदमा चलना है वो अपने एक स्थान पर है। जहाँ पर लोग जनाक्रोश की बात थी कि लोगों की जो भावनाएं भड़की हुई थी, मैं इस बात को कबूल करता हूँ कि जब भी आप किसी इंसिडेंट को रिवाइंड करते हैं या हाइंडसाइट में देखते हैं तो आप सदा ये सोचते हैं कि इसको आप बेहतर कर सकते थे। तो जहाँ तक उसका ताल्लुक है, जो लोगों की भड़की हुई भावनाएं थी या जो जनाक्रोश था, क्योंकि मैं खुद छात्र आंदोलन में रहा हूँ, उसको भली भांति समझ सकता हूँ। और शायद जहाँ तक आपकी ये बात है कि कुछ और संवेदनशीलता की ज़रूरत थी, उसके ऊपर हम ज़रूर गौर करेंगे, क्योंकि हर ऐसा जो वाक्य होता है, बड़ी बात है कि आप किसी भी मीडिया की बात से सहमत हैं। जैसा जब भी कोई वाक्य होता है तो उससे कुछ ना कुछ सीख लेनी चाहिए, और अगली बारी खुदा ना करे कि ऐसी कोई का अपराध हो या ऐसी कोई घटना हो, तो सरकार का जो रुख है वो सदा और संवेदनशील होना चाहिए। जहाँ तक रहा बॉर्डर का सवाल, वहाँ पर जिस तरह हमारे सैनिकों का के साथ बर्ताव किया गया, अगर आपको याद होगा आज से 10-12 वर्ष पहले कारगिल की लड़ाई में भी इसी तरह से हमारे सैनिकों के साथ बर्ताव किया गया था। उसको बहुत ही गंभीरता से भारत सरकार ने लिया है, और जेनीवा कन्वेंशन के तहत और जो रूल्स ऑफ एंगेजमेंट है उसके तहत जो भी कार्रवाई करनी जरूरी है, भारत सरकार वो सारी कार्रवाई करेगा। क्योंकि कोई भी व्यक्ति या कोई भी मुल्क अगर भारत के सैनिकों के साथ ऐसा दुर्व्यवहार करेगा, तो अगर वो सोच सकता है कि इस दुर्व्यवहार के कोई खामियाजे नहीं होंगे, तो वो परेशानी ये है कि अभी तक कोई खास खामियाजा नहीं हुआ है। जो लोग कह रहे हैं, जो पूरे देश में भावना है कि अभी तक पाकिस्तान ने जब भी ऐसा काम किया है कोई खामियाजा उन्होंने नहीं भुगता है। देखिए, एक जो भौगोलिक परिस्थिति है दक्षिण एशिया की, और जिस तरह का इसका स्ट्रेटेजिक स्वरूप है, उसको मद्देनजर रखते हुए जो भी आपको कदम उठाने हैं वो कदम प्रोपोर्शनेट होने ज़रूरी हैं। और क्योंकि एक अंतर्राष्ट्रीय कानून है, उस अंतर्राष्ट्रीय कानून की जो सीमाएं हैं उसको भी संज्ञान में लेना ज़रूरी है। पर एक बात मैं साफ तौर पे कहना चाहता हूं कि ये जो अपराध हुआ है, जिस तरह जो अमानवीय व्यवहार हुआ है, इसको भारत सरकार ने बहुत गंभीरता से लिया है। और चाहे रक्षा मंत्रालय हो, चाहे विदेश मंत्रालय हो, जेनीवा कन्वेंशन के तहत और बाकी जो इंस्ट्रूमेंटलिटीज़ हैं, जो रूल्स ऑफ एंगेजमेंट गवर्न करती हैं, उनके तहत जो भी कार्रवाई बनती है, सरकार बहुत गंभीरता से उसके ऊपर विचार कर रही है। इससे ज़्यादा इस समय पर बोलना शायद उचित नहीं रहेगा। मुकेश अंबानी और उनके भाई अनिल अंबानी ने नरेंद्र मोदी को महात्मा गांधी और सरदार पटेल से उनकी तुलना की है। आप खुद एक टाइम पे गुजरात के पार्टी के इंचार्ज थे। आप इतना मानेंगे कि आपकी पार्टी पूरे गुजरात इलेक्शन से, उस गुजरात की लड़ाई से, राहुल गांधी हो, सोनिया गांधी हो, सब लोग भाग गए, आपने पूरी स्पेस नरेंद्र मोदी को दे दी? देखिए, ये बात बिल्कुल गलत है और बिल्कुल सही है और बिल्कुल बेबुनियाद है। और इसका कारण ये है कि हाँ, आपकी बात सही है, 2002, 2007, 2012 का विधानसभा चुनाव हम ज़रूर हारे हैं। जो परिणाम आए हैं वो हमारे अनुकूल नहीं थे। पर उसके साथ साथ एक बात ध्यान रखने की ज़रूरत है कि 2004 और 2009 का जो लोकसभा चुनाव हुआ है, उन दोनों लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को गुजरात से अच्छी सीटें मिली है। शायद 12 2004 में मिली थी और 14 अब 2009 में मिली है। तो विधानसभाओं के जो नतीजे हैं और जो लोकसभा का नतीजा होता है, और ये पूरे देश में देखा गया है, उसमें
लोग एक फर्क करते हैं। और जहां तक आपने भारतीय के कॉरपोरेट जगत की बात की है, ये बात मुझे याद है 2009 में भी लोकसभा चुनाव से पहले उठी थी, और उस समय भी मैंने ये बात कांग्रेस के प्रवक्ता होने के नाते कही थी कि अगर आप 1930 के दशक में जाएं तो एक देश है जर्मनी, उसके जो उद्योगपति हैं उनकी भी कुछ ऐसी फैसिनेशन कुछ व्यक्तियों से रही थी, और उसका जो खामियाजा था वो पूरी दुनिया को भुगतना पड़ा था। तो इसलिए क्या मैं आपको एक मिनट मैं आपको टोक रही हूँ, और आपको लेट मी पुट इट इन वेरी क्लियर वर्ड्स कि आप नरेंद्र मोदी की तुलना इस वक्त अडोल्फ हिटलर से कर रहे हैं। I am not making आप वही कह रहे हैं। I am not making आप और क्या कह रहे हैं? I am not making any comparisons. All I am saying is history bears testimony to the fact that whenever the corporate world has had a fascination with the right wing, the implications have been disastrous. चलिए हम नरेंद्र मोदी का इस पे जवाब सुनेंगे आपके प्रति, लेकिन राहुल गांधी पे आते हैं। आपके अपने मीडिया छोड़िए जो कांग्रेस पार्टी को खास पसंद नहीं आजकल, ऑपोजिशन छोड़िए, आपके अपनी पार्टी के नेताओं ने कहा है कि राहुल गांधी का कैमियो नहीं, गेस्ट अपीयरेंस नहीं, मतलब एक इनविजिबल अपीयरेंस है। आप लोग उनको यूथ आइकन कहते हैं, युवाओं का मुद्दा था, वो गायब थे। पूरा देश पूछ रहा है कहाँ है राहुल गांधी, और आप उन्हें कहाँ देखते हैं? देखिए, श्री राहुल गांधी कल भी यहाँ थे, आज भी यहाँ हैं, और कल भी देश की राजनीति में सक्रिय रहेंगे। हाँ। देखिए 2009 का अगर आप चुनाव लो, 2009 के चुनाव में श्री राहुल गांधी जी ने बहुत जम के प्रचार किया था, और बहुत से लोग जो लोकसभा में जीत के आए हैं उस जीत में उनकी बहुत अहम भूमिका रही थी। और 2009 से लेकर 2012 आपकी तक पार्टी आपकी पार्टी हर जीत का सेहरा उनके सर पे बांध देती है, हार किसी और की होती है। हार और जीत की बात नहीं है, सवाल ये है जब कोई व्यक्ति मेहनत करता है और उस मेहनत का जहां पर फल आता है उस चीज को मीडिया को भी एक्नॉलेज करना चाहिए। जब कोई गायब होता है तभी मीडिया एक्नॉलेज करता है। सिर्फ जो नकारात्मक परिपेक्ष है या पक्ष है सिर्फ उसी को नहीं देखना चाहिए, पर जो गंभीर बात है वो ये है कि जो उनको काम सौंपा गया था अग्रिम संगठनों का प्रभारी होने के नाते, पिछले 5 वर्ष में उन्होंने भारतीय युवक कांग्रेस और भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन NSUI का जो सारा परिपेक्ष है, जो सारा स्वरूप है, उसको बदला है। अब ये बात उठ के आई है कि उनको पार्टी में भी और जो देश की सियासत है उसमें एक बड़ी भूमिका निभानी चाहिए, और हमें पूरी उम्मीद है कि आने वाले 1 साल में आप देखेंगे कि वो देश की सियासत में एक बहुत अहम और बहुत बड़ी भूमिका निभाएंगे। अभी समय एक छोटे से ब्रेक का देखते रहिए कहिए जनाब मनीष तिवारी के साथ। मेरा दिमाग अभी इतना खराब नहीं हुआ कि मैं ये सोचूं कि मैं मीडिया को नियंत्रित कर सकता। साफ तौर पे डिक्लेरेशन ऑफ इंटेंट है, साफ तौर पे आपका दिमाग नहीं खराब हुआ और आप मीडिया को रेगुलेट नहीं कर रहे। बिल्कुल। वेलकम कहे जनाब, हम लोग बातचीत कर रहे हैं मनीष तिवारी से। तो जिस मंत्रालय के आप मंत्री हैं, इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री, आज के ज़माने में एक तरह से वो एक सोशलिस्ट रेलिक है। आज के ज़माने में उसका महत्व क्या है, क्यों है, और व्हाट इज़ द पॉइंट ऑफ हैविंग एन INB मिनिस्ट्री? मैं आपकी बात से बिल्कुल इत्तेफाक रखता हूँ कि पिछले 2 दशकों में जो भारत का संचार परिप्रेक्ष्य है वो बहुत तेज़ी से बदला है, और उस बदले हुए परिप्रेक्ष्य में इस बात को सोचने की ज़रूरत है कि भारत सरकार में कौन से मंत्रालय होने चाहिए और उन मंत्रालयों की क्या कार्यशैली होनी चाहिए, और उसमें एक सूचना और प्रसारण मंत्रालय भी शामिल है। पर इसके साथ साथ ये चीज़ गौर करने लायक है कि सूचना और प्रसारण मंत्रालय संचार के क्षेत्र के और खासकर ब्रॉडकास्टिंग के क्षेत्र के जितने भी निजी क्षेत्र में काम होते हैं उनको लाइसेंस करता है। तो इसलिए एक बहुत बड़ा कार्य तो ये है कि जो एक मिनट मनीष तिवारी, आप इतना तो मानेंगे कि जो माइंडसेट था परमिट, कोटा, लाइसेंस राज, उसी का एक तरह से रेलिक है, इतना आप सहमत हैं? देखिए, सवाल ये है कि बहुत सारे मंत्रालय
ऐसे होते हैं जो एक समय में एक किस्म की भूमिका निभाते थे, जैसे वक्त बदला तो वो दूसरी किस्म की भूमिका निभाते हैं। आज से 20 साल पहले या 2 दशक पहले इस देश में एक ब्रॉडकास्टर हुआ करता था, दूरदर्शन। आज 852 ब्रॉडकास्टर है और 8 करोड़ लोग आप सोशल मीडिया के ऊपर है, वो अपने आप में ब्रॉडकास्टर है। तो इसलिए एक पूरा परिप्रेक्ष्य संचार का उसमें क्रांति आई है और उस बदले हुए परिप्रेक्ष्य में सूचना और प्रसारण मंत्रालय की क्या भूमिका होनी चाहिए, इसके ऊपर एक बहुत रचनात्मक बहस की जरूरत है। और इसमें जो आपके विचार होंगे या आपके श्रोताओं के विचार होंगे या और जो इस क्षेत्र से जुड़े हुए लोग हैं जिन्होंने पूरा जीवन इसको समर्पित कर दिया है, उनका जो ज्ञान होगा उससे हमारी जो सूचना है, हमारी जो बुद्धि है, उससे बढ़ेगी। अभी एक बहुत ही ट्रैजिक वो जो दिल्ली गैंगरेप हुआ, उसके बाद आपके मंत्रालय में, बिकॉज उससे पहले अंबिका सोनी देख रही थी, एक परसेप्शन है, मैं आपसे सीधा सवाल पूछ रही हूँ कि आपने कई एडवाइजरीज इशू की। एक तरह से जो चैनल्स हैं, प्राइवेट चैनल्स हैं, जैसे आपने कहा 800 चैनल्स हैं, उनको ये इंप्रेशन आ रहा है कि यूपीए सरकार, क्योंकि इलेक्शन आने वाले हैं, एक तरह से एक कन्फ्रंटेशनल एटीट्यूड ले रही है मीडिया की तरफ, वो रेगुलेशन की तरफ जा रही है। इस पे आप क्या कहेंगे? देखिए, अगर कहीं पर भी ये सोच है, ये सोच बिल्कुल गलत है और उसको हम सिरे से खारिज करते हैं। और उसका कारण ये है कि नियंत्रण का मतलब होता है, रेगुलेशन का मतलब होता है, अगर मैं आपको कहूं कि आप ये काम करो या ये काम ना करो। जहां तक एडवाइजरीज का सवाल है या सलाह देने का सवाल है, संसद ने कानून पारित किया है। उस कानून के तहत सबको लाइसेंस दिए गए हैं। उस लाइसेंसेस में कुछ कंडीशंस हैं और अगर हम आपके संज्ञान में ये लाते हैं कि आपने ये जिम्मेवारियां वॉलंटरीली ली हैं, हाँ, और इन जिम्मेदारियों का आप निर्वहन करेंगे, आप उसको रेगुलेशन नहीं कह सकते। आप जो कह रहे हैं मैंने सुना, लेकिन मुझे बताइए कि एडवाइजरी एक तरफ होती है, लोग कहते हैं कि भाई व्हाई डजंट द गवर्नमेंट पुट इट्स ओन हाउस इन ऑर्डर, आप अपने घर को क्यों नहीं ठीक करते, आप दुनिया भर की तरफ जो मतलब इट्स लाइक एक तरह से जो मैसेंजर है मीडिया है उसको आप गोली मार रहे हैं। देखिए, फिर आप जो सारी बात है उसको एक गलत परिप्रेक्ष्य में ले रहे हैं। जहां तक इस हादसे का सवाल है या जो वाकया हुआ है, कोई व्यक्ति इस बात से इनकार नहीं कर सकता कि ये भयानक वारदात थी, बहुत ही दर्दनाक थी और जो भी व्यक्ति इसमें अभियुक्त हैं उनको सख्त से सख्त सजा दी जानी चाहिए। पर उसके साथ साथ क्योंकि एक संवेदनशीलता है जो मामले से जुड़ी हुई है, लोगों की जो भावनाएं थी वो भावनाएं अराजक थी, भड़की हुई थी, और इस सारी परिस्थिति का जायजा लेते हुए ये समझा गया कि जो संचार माध्यम हैं उनको सिर्फ उनके संज्ञान में ये बात लाई जाए कि हम सबकी एक सामाजिक जिम्मेवारी है और इस सामाजिक जिम्मेवारी का हमको निर्वाह करना है। जब से आप मंत्री बने हैं, जो नंबर ऑफ एडवाइजरीज है वो ऑलमोस्ट ट्रिपल हो गया है एज कम्पेयर टू अंबिका सोनी's टेन्योर। देखिए, मैं इस आंकड़ों के माया जाल में नहीं जाना चाहता कि श्रीमती अंबिका सोनी जी ने कितनी एडवाइजरीज इशू की थी या मनीष तिवारी ने कितनी एडवाइजरी इशू की है, सवाल वो नहीं है। हाँ। सवाल ये है कि संसद ने एक कानून पारित किया है, उस कानून के तहत कुछ अख्तियार उन्होंने सूचना और प्रसारण मंत्रालय को दिए हैं और सूचना प्रसारण मंत्रालय की जिम्मेवारी बनती है कि उस कर्तव्य का हम निर्वहन करें। तो हम सिर्फ अपने कर्तव्य का निर्वहन कर रहे हैं। अगर कोई ये समझता है कि यूपीए की सरकार या सूचना और प्रसारण मंत्रालय किसी भी तरह से मीडिया के ऊपर अंकुश लगाने की कोशिश कर रही है या उसको नियंत्रित करने की कोशिश कर रही है, ये पहली बात तो ये ख्याल गलत है। और दूसरा, मैं साफ तौर पर आपको कहना चाहता हूं कि मेरा दिमाग अभी इतना खराब नहीं हुआ कि मैं ये सोचूं कि मैं मीडिया को नियंत्रित कर सकता हूं। साफ तौर पे डिक्लेरेशन इंटेंट है, साफ तौर पे आपका दिमाग नहीं खराब हुआ और आप मीडिया को रेगुलेट नहीं कर रहे। बिल्कुल। चलिए अभी समय एक छोटे से ब्रेक का देखते रहिए कहे जनाब मनीष तिवारी के साथ। आपकी नज़रों में क्या सब कुछ ठीक है? किसी निजी चैनल ने या किसी निजी एजेंसी ने अगर कुछ किया है उसके ऊपर शायद टिप्पणी करना ठीक नहीं रहेगा, नहीं तो आप कहेंगे कि हम रेगुलेट करने की कोशिश कर रहे हैं।
वेलकम बैक। कही जरा हम लोग बातचीत कर रहे हैं कांग्रेस के नेता मनीष तिवारी से। आपने एक बात कही दैट आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन टेमिंग टाइगर्स नॉर डू आई बिलीव, मतलब आप शेरों को टेम नहीं करना चाहते और आपको लगता भी नहीं कि ये आपका काम है। मुझे बताइए कि जो इस वक्त हाल है, क्योंकि बहुत इतना सारे चैनल्स हैं, प्रिंट में पेड न्यूज़ एक बहुत बड़ा, बहुत ही परेशानीजनक चीज़ है, तो इसमें आपको क्या लगता है और यूपीए का इसमें क्या मत है कि रेगुलेशन कैसे होना चाहिए? बिकॉज किसी तरह का रेगुलेशन, किसी तरह का अंकुश जरूरी है। बहुत सारा मीडिया स्पेस बहुत ही इरिस्पॉन्सिबल हो गया है। हाँ, मेरा उसमें मत ये है जी। कि धारा 19, संविधान की जो धारा 19 है, उसमें जो अख्तियार दिए गए हैं और उन अख्तियारों के ऊपर जो बंदिश लगाई गई है, ये बेहतर रहेगा कि उन बंदिशों का जो परिप्रेक्ष्य है वो मीडिया के भीतर से निकल के आए। Exactly. क्योंकि जब आप रेगुलेशन की बात करना शुरू करते हैं तो सवाल ये उठता है कि आप लाइन कहाँ पे खींचेंगे, आप लकीर कहाँ खींचेंगे। आज हो सकता है कि मेरी एक सोच हो और मैं अपने आप को लिबरल मानता हूं, मैं लाइन यहां पे खींचता हूं। कल कोई ऐसा व्यक्ति आ जाए जो कट्टरपंथी है और उसी कुर्सी में बैठे जहां पे मैंने बैठा हुआ हूं और वो लाइन कहीं और खींचेगा, तो मेरा ये व्यक्तिगत तौर पर और वकील होने के नाते भी ये मानना है कि जहां तक भारत की मीडिया स्पेस है, क्योंकि भारत के लोकतंत्र को मजबूत करने में इसकी बहुत अहम भूमिका रही है, जो भी मीडिया में खामियां हैं, कमियां हैं, उसका जो सलूशन है वो मीडिया के भीतर से आता है। चलिए, पूरा देश देखेगा। आखिरी सवाल, क्या सब कुछ आपकी नज़रों में इतना यूपीए का अभी तक जो हुआ है, अब आप मंत्री बन गए, पहले स्पोक्समैन थे, सब कुछ ठीक है? और ठीक है मैं इसलिए कह रही हूँ कि प्रधानमंत्री की को एक तरह से आप लोगों ने प्रसारण किया ये गलती कहते हुए, जिसपे पहली बार इस देश के प्रधानमंत्री ट्विटर पे ट्रेंड कर रहे थे। देखिए, अब किसी निजी चैनल ने या किसी निजी एजेंसी ने अगर कुछ किया है उसके ऊपर शायद टिप्पणी करना ठीक नहीं रहेगा, नहीं तो आप कहेंगे कि हम रेगुलेट करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है कि नहीं? पर जहां तक पिछले 9 वर्ष का सवाल है, जब भी आप किसी सरकार या प्रधानमंत्री के कार्यकाल को देखते हैं तो उसको एक परिप्रेक्ष्य में देखने की जरूरत है। और पिछले 9 साल में चाहे अर्थ जगत का क्षेत्र हो, चाहे अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र हो और चाहे राजनीतिक या सामाजिक क्षेत्र हो, यूपीए की सरकार ने और प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने बहुत कठिन परिस्थितियों में बहुत ही कुशलता से और बहुत विवेक से इस देश की बागडोर सांभी है और इस देश को चलाया है। और जब इन 10 सालों का इतिहास लिखा जाएगा तो डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की जो भूमिका है उसको बहुत रचनात्मक शब्दों में आंकला जाएगा। चलिए, तो ये थे मनीष तिवारी। चलिए, प्रधानमंत्री और इस सरकार का आकलन इतिहास पे छोड़ते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। ये पूरा शो आप znews.com भी देख सकते हैं। थैंक यू एंड गुड नाइट।